तो गाइस 14 घंटे की लंबी फ़्लाइट के बाद वी आर फाइनली हियर इन न्यूयॉर्क। इससे ब्यूटीफुल स्काईलाइन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एंड यार न्यूयॉर्क में आते ही इतने ज़्यादा ड्रग एडिक्ट लोग दिखते हैं। अब ये मेरे पीछे लड़की देखो, अपने आप से बात करके नाच रही है। पूरे न्यूयॉर्क में हर जगह नए आईफोन के बोर्ड लगे हुए हैं। इवन दो इस बार इन्होंने कुछ खास चेंज किया नहीं। मैंने बुक करा दिया नया वाला टोरंटो से। I'm going to Canada, okay? यस, फाइनली एंट्री कर रहे हैं कनाडा में। सो गाइस इज़ द नेक्स्ट डे एंड फाइनली वापस आ गए हैं दुबई एयरपोर्ट। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं एंड 8:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है। 2 घंटे बाद यहाँ से डायरेक्ट न्यूयॉर्क। 14 घंटे की फ़्लाइट है। मुझे याद भी नहीं इतनी लंबी फ़्लाइट मैंने लास्ट कब ली थी। डिड यू एवर टेक 14 आवर फ्लाइट? No, I think it will be my longest flight. Because your longest flight was I think 12 hours. 12 to hours Bangkok. to Bangkok from Amsterdam. मैंने तो इससे लंबी फ़्लाइट वैसे ली हुई है दुबई से LA की। वो 16 घंटे की फ़्लाइट है, बट वेरोनिका की लॉन्गेस्ट फ़्लाइट होगी। अच्छी चीज़ ये है कि जो प्लेन है हमारा एमिरेट्स का A380 है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है, तो उसकी इकॉनमी भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो होपफुली टाइम कट जाना चाहिए। बोर्डिंग पासेस हमारे पास ऑलरेडी हैं ही। हम तो सीधा जा रहे हैं इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी। तो अभी भी काफ़ी टाइम है हमारे पास। मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर लॉन्च चले जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑब्वियसली लॉन्च एक्सेस है यहाँ दुबई में भी। तो यहाँ ये सामने से लाउंज एंट्रेंस है, बट लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। तो ये लाउंज तो छोटा सा ही है एंड यहाँ पे पता लगा कि कॉफ़ी के लिए टेक अवे कप ही नहीं है। तो बस मैं एक कॉफ़ी पीता हूँ, वेरोनिका को बाहर से लेनी पड़ेगी। तो कॉफ़ी के लिए यहाँ मैकडोनल्ड्स ही आ गया। तो वेरोनिका के लिए कैपुचिनो ले रहा हूँ। एंड ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी कि मैकडोनल्ड्स पे यहाँ कड़क चाय है, तो अपने लिए एक चाय ले लेता हूँ। डू यू नो व्हाट इज़ दिस? Yes, it's a coffee. इट्स नॉट। What is it? आई फाउंड मसाला चाय इन मैकडोनल्ड्स। Really? Yes. Do you have it in India? No, That's so crazy. I think only in Dubai, only in UAE, Did you taste it? not yet. तो ये होता है एयरबस A380 डबल डेकर प्लेन। नीचे सारी इकोनॉमी क्लास होती है एंड ऊपर बिजनेस एंड फर्स्ट। तो एयरबस A380 में तो पूरी लेग स्पेस होती है एंड वही इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया था पहली फ़्लाइट में भी कि इकोनॉमी में भी पूरा बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है आराम से मूवी देखने के लिए। एंड जो एयरबस A380 की ये खिड़कियाँ होती हैं, ये भी आई थिंक डबल साइज़ है नॉर्मल प्लेन से। वो सामने भी A380 खड़ा है। इंजन भी 4 होते हैं इसमें। एंड एमिरेट्स फेमस है अपने मूवीज़ के सिलेक्शन के लिए। स्पेशली आपको बॉलीवुड का भी पूरा सिलेक्शन मिलेगा, न्यू बॉलीवुड, बॉलीवुड अरेबिया, क्लासिक बॉलीवुड। तो दुबई से न्यूयॉर्क तक का एक तो डिस्टेंस दिखाता हूँ मैं आपको कितना है। ये पूरा रूट दिखा रहा है कि कहाँ से होते हुए जाएंगे। टोटल डिस्टेंस है अराउंड 7200 माइल्स, 11,000-12,000 किलोमीटर। एंड ये जो मैंने फोल्ड 5 लिया है, इसका एक फ़ायदा होगा, अब फ़्लाइट में आराम से मूवी देखूँगा बड़ी स्क्रीन पे। नेटफ्लिक्स पे मैंने डाउनलोड कर ली थी मूवीज़। एंड एक टिप मैं आपको और दे देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने खुद के हेडफोन्स के साथ ट्रैवल करता हूँ, नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स। तो इसके साथ मैंने ये प्लेन का कनेक्टर लिया हुआ है ताकि मैं अपने ही हेडफोन यूज़ कर पाऊँ अगर मैं कुछ देख भी रहा हूँ, क्योंकि इनके हेडफोन तो बहुत ही बेकार होते हैं। तो ये अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाता है। तो गाइस 14 घंटे की लंबी फ़्लाइट के बाद वी आर फाइनली हियर इन न्यूयॉर्क। एंड वैसे तो इतनी लंबी फ़्लाइट थी, बट फिर भी कुछ खास पता नहीं लगा। इवन दो पूरी फ़्लाइट फुल थी, बट फिर भी टाइम कट गया। एंड हम लैंड हुए हैं यहाँ JFK एयरपोर्ट पे। एंड आज हमारा स्टे यहाँ न्यूयॉर्क में ही है, क्योंकि कल हमने यहाँ से गाड़ी रेंट करी हुई है। एंड कल जाना है हमें यहाँ से ड्राइव करके टोरंटो। एंड पहली बार US इमिग्रेशन पे इन्होंने मेरे से इतने सारे क्वेश्चन पूछे। यूजुअली कुछ भी नहीं पूछते। मुझे लगता था कि लोग वैसे ही बोलते हैं कि US इमिग्रेशन पे हर बार मतलब आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, बट इस बार इन्होंने मेरे से सारी चीज़ें पूछी। भाई कहाँ रहोगे, क्या करने आ रहे हो, कब लीव करोगे, क्या करते हो। एक तो जो मेरा पुराना पासपोर्ट था वो मेरे से खो गया था एंड उसमें एक वैलिड US वीज़ा था, तो मेरे से ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं यहाँ पे। उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा। एंड अब यहाँ एयरपोर्ट से हमें जाना है अपने Airbnb।
तो कल आपको पता है कि हम यहाँ न्यूयॉर्क पहुँच गए थे एंड एयरपोर्ट से फिर हमने डायरेक्ट मेट्रो ली अपने एयरबीएनबी तक की। एंड उसके बाद कल हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, सिर्फ रात को टाइम स्क्वायर गए थे थोड़ा बहुत कुछ खाने, क्योंकि पहले ही बहुत थके हुए थे। एंड रीज़न भी बस जाने का यही था ताकि हम जल्दी ना सो जाएं, क्योंकि अगर कल भी हम शाम को सो जाते तो फिर बहुत बुरा जेट लैग होता। तो कल 10-11 बजे सो गए थे एंड अभी बजे हैं सुबह के 6। तो हमने सोचा मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। यहाँ पास में ही जहाँ हम रुके हुए हैं एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है जहाँ से पूरी न्यूयॉर्क की स्काईलाइन दिखती है। तो मैंने सोचा कि सनराइज़ वहाँ देख के आते हैं। एंड वेरोनिका, हाउ वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन? It was crazier than I thought. अपार्टमेंट से 15 मिनट की वॉक होगी यहाँ की। यहाँ पर मैं पहले भी आया हुआ हूँ। इस जगह का नाम है हैमिल्टन पार्क। अगर आपको भी आना है न्यू जर्सी, ये वाला व्यू देखने है जो पूरी मैनहट्टन की स्काईलाइन दिखती है। सामने एक बहुत ही अच्छा पार्क है। ये जो घर हैं सारे, ये कितने महंगे होंगे क्योंकि इनका तो व्यू ही डेली पूरा स्काईलाइन का है। इस पार्क की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आप न्यूयॉर्क सिटी आओ ना, आपको ये स्पॉट विज़िट करना है। वैसे तो आप पूरा नीचे तक भी जा सकते हो। नीचे हार्बर फ्रंट है जहाँ से ये फेरी चलती हैं हडसन रिवर क्रॉस करके आपको न्यूयॉर्क सिटी छोड़ देंगी या न्यू जर्सी से। ये जो रिवर है ये है हडसन रिवर। इसके एक साइड पे न्यू जर्सी है एंड दूसरी साइड पे न्यूयॉर्क। एंड इसी रिवर में एक बार एक प्लेन तक लैंड हुआ था। इससे ब्यूटीफुल स्काईलाइन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इतनी ज़्यादा मैंने मॉडर्न सिटीज़ विज़िट करी हैं बट न्यूयॉर्क की अपनी एक बात है। कल रात को सिर्फ 1 घंटे के लिए गए थे टाइम स्क्वायर, बट वहाँ जो माहौल होता है वो बिल्कुल अलग ही है। एंड अब बस वापस जाके अपार्टमेंट थोड़ा फ्रेशन अप होना है। फिर 9 बजे मुझे गाड़ी पिक करने जाना है लगवार्डिया एयरपोर्ट से। लगवार्डिया एयरपोर्ट थोड़ा मैनहट्टन के पास ही है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। एंड फिर वहाँ से वेरोनिका को पिक करके डायरेक्ट निकलना है यहाँ से हमें नायग्रा फॉल्स के लिए, जहाँ बॉर्डर है। 7 घंटे की ड्राइव है टोटल। एंड फिर वहाँ गाड़ी रिटर्न करके पैदल हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे कनाडा में। तो वो भी आज आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। एक तो यहाँ न्यूयॉर्क सिटी से ड्राइव करके जाना नायग्रा फॉल्स तक, फिर वहाँ से कनाडा के लिए बाय फुट कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं। एंड फिर वहाँ जब हम कैनेडियन वाली साइड पहुँच जाएंगे नायग्रा फॉल्स की, वहाँ से मेरा भाई मुझे पिकअप कर लेगा। आई थिंक ये शायद मैंने आपको बताया नहीं, बट मेरा भाई जो है वो पिछले 1-1.5 साल से टोरंटो ही रह रहा है। तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, घर वाला हिसाब है टोरंटो में। तो बस थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं, फिर वापस चल के फ्रेशन अप होंगे एंड निकलेंगे डायरेक्ट नायग्रा फॉल्स के लिए। वेरोनिका, यू वांटेड अ कॉफ़ी? Yes, but I think I will change first, and it's right next to our apartment, so then we'll get it. ये डंकिन डोनट्स बिल्कुल हमारे अपार्टमेंट के जहाँ हम स्टे कर रहे हैं उसके बिल्कुल साथ में ही है। तो सोच रहे थे ब्रेकफास्ट यहीं आके कर लेंगे। एंड अभी आपको जाके एयरबीएनबी भी दिखा देता हूँ जो हमने बुक कराया है, कितने का मुझे पड़ा एंड कैसा है अंदर से। ये जो पूरा नेबरहुड है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, ये पूरा नेबरहुड ही इतना बढ़िया है। एंड ये है हमारा एयरबीएनबी बाहर से। ये पूरा अपार्टमेंट का लिविंग रूम है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल, पूरी प्रॉपर किचन एंड साथ में अ वेरी नाइस बाथरूम। इतना बड़ा बाथरूम है, बाथटब वगैरह सब कुछ है। तो अपार्टमेंट तो बहुत ही अच्छा है। एंड ये हमारा रूम थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि अभी फिर से सारी चीज़ें रीपैक करनी है। एंड आपको व्यू दिखा देता हूँ बाहर से। सामने थोड़ी सी मैनहट्टन की स्काईलाइन दिख रही है, बट ये जो पूरा एरिया है न्यू जर्सी का बहुत ही सुंदर है। सारे घर आप देखो। अब गाड़ी मुझे पिक करके आनी है यहाँ न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट से। टोटल 3 एयरपोर्ट है आप कह सकते हो न्यूयॉर्क सिटी के आसपास। एक है JFK जिस पे हम कल लैंड हुए थे, वो इनका सबसे मेन एयरपोर्ट है। दूसरा लगवार्डिया है, वो भी क्वींस में ही है न्यूयॉर्क में। एंड तीसरा है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, वो टेक्निकली न्यू जर्सी में है बट फिर भी न्यूयॉर्क सिटी के काफ़ी पास पड़ता है, तो आप वहाँ भी आ सकते हो। बट गाड़ी मुझे लगवार्डिया से पिक करनी है। अच्छी चीज़ ये है कि वो JFK जितना दूर नहीं है। JFK से तो कल हमें यहाँ आने में 1.5 घंटा लग गया था, बट ये वाला एयरपोर्ट अराउंड 40-50 मिनट दूर है यहाँ से। तो अब यहाँ यूनियन सिटी न्यू जर्सी से मुझे पहले बस लेनी है। पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल बिल्कुल टाइम स्क्वायर के पास इनका मेन बस टर्मिनल है। वहाँ तक की डायरेक्ट बस चलती है। यहाँ से 10 मिनट लगेंगे वहाँ तक जाने में। फिर वहाँ से न्यूयॉर्क की सबवे लेनी पड़ेगी। 1 दिन के लिए मैंने गाड़ी बुक कराई है। आज मेरा पिकअप है एंड वैसे तो मैं कल ड्रॉप ऑफ कर सकता हूँ गाड़ी को, बट मैं आज ही वापस कर दूँगा शाम को बफलो नायग्रा एयरपोर्ट, जो इनका नायग्रा फॉल्स के पास एयरपोर्ट है। एंड वेदर बहुत ही बढ़िया हुआ है। आई थिंक सितंबर अक्टूबर ये जो फॉल का टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम है न्यूयॉर्क टोरंटो विज़िट करने का। एंड ये जो यूनियन सिटी है न्यू जर्सी की, ये मुझे काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया लगा। सामने यहाँ का एक पोस्ट ऑफिस है
एंड यहाँ न्यू जर्सी से अगर आप बस लोगे तो टिकट के लिए आप ये NJ ट्रांजिट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इससे इजीली टिकट परचेज़ हो जाती है, वरना कौन बार बार जाए टिकट ख़रीदने। अब बस फ़ोन में दिखानी है। तो बिल्कुल न्यूयॉर्क के सेंटर में उतारती है ये बस, पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल। एंड अब यहाँ से नॉर्मल न्यूयॉर्क की सबवे लेनी पड़ेगी। जो मेट्रो का कार्ड होता है वो तो हमने कल ही ले लिया था। एंड यार न्यूयॉर्क में आते ही इतने ज़्यादा ड्रग एडिक्ट लोग दिखते हैं। अब ये मेरे पीछे लड़की देखो, अपने आप से बात करके नाच रही है। पीछे एक और बंदा था, उसके साथ में तो मतलब पुलिस वाले खड़े थे, तब भी हर बंदे को गालियाँ दे रहा था फालतू में। इतनी ज़्यादा दिक्कत है यहाँ ड्रग्स की। सबवे लेनी है इस वाले स्टेशन से, 42nd स्ट्रीट पोर्ट अथॉरिटी। एंड यार सबवे लेने का बिल्कुल मन नहीं करता है न्यूयॉर्क में, इतनी बदबू आती है सबवे में। मेट्रो कार्ड यही काम आ गया। इसमें अभी भी आई थिंक $6-7 पड़े होंगे। एंड यूएस में क्या होता है कि अगर आप गाड़ी एयरपोर्ट से रेंट करोगे तो आपको एग्जैक्ट एयरपोर्ट नहीं जाना होता। एयरपोर्ट से थोड़ी दूर इन्होंने बड़े बड़े प्लाज़ा बनाए होते हैं कार रेंटल के, तो बस ने भी यहीं उतारा है। एंड यहाँ से 5 मिनट की वॉक पे ही है। सामने बोर्ड आ गया, वेलकम टू लगवार्डिया एयरपोर्ट। एंड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ यहाँ रेंट करने के लिए गाड़ी। यूएस में आपको ख़ास कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस। आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे भी यहाँ रेंट कर सकते हो। मेरे पास पोलिश है। एंड उसके अलावा बस एक क्रेडिट कार्ड, जिससे ये $200-250 ब्लॉक करते हैं। एंड जब आप गाड़ी वापस करोगे उस टाइम पे रिटर्न हो जाते हैं ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ईस्ट कोस्ट पे मैंने कभी गाड़ी रेंट करी नहीं है न्यूयॉर्क साइड, बट यूएस में वैसे बहुत गाड़ी चलाई है कैलिफोर्निया साइड, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए गाड़ी चलाने में। एंड ये आ गया एविस वालों का रेंटल प्लाज़ा। बहुत फेमस कंपनी है यहाँ यूएस में एविस, पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है। मुश्किल से 5 मिनट लगे गाड़ी पिक करने में। एंड गाड़ी लेनी है D8 से, ये जो बे बने होते हैं। तो ये गाड़ी जो रेंट करी है फोर्ड एस्केप। एंड ये मुझे पड़ी 8,000 रुपये की एक दिन की। थोड़ी महंगी इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे वापस नायग्रा फॉल्स के पास करनी है। अगर रिटर्न यहीं करता तो शायद 5-6 की पड़ती, बट स्टिल बहुत अच्छी डील मिल गई। यहाँ से न्यू जर्सी तक का 45 मिनट दिखा रहा है। ट्रैफिक एक तो इतना रहता है न्यूयॉर्क में, इसीलिए अगर आपको सिर्फ न्यूयॉर्क में रहना है तो गाड़ी रेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दूर जाना है रोड ट्रिप पे सिर्फ तब वर्थ इट होता है। एंड अब एग्जिट पे आई थिंक ये सिर्फ लाइसेंस चेक करेंगे मेरा। अब न्यू जर्सी जाने के लिए फिर से पूरा ये मिड टाउन मैनहट्टन क्रॉस करते हुए जाना होगा। सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिख रही है। पूरे न्यूयॉर्क में हर जगह नए आईफोन के बोर्ड लगे हुए हैं। इवन दो इस बार इन्होंने कुछ खास चेंज किया नहीं। मैंने बुक करा दिया नया वाला टोरंटो से ही। कल ही लॉन्च हुआ था 15 तारीख को, आज 16 है, तो 22 तारीख को मुझे पिक करना है। उसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाऊँगा कि वर्थ इट है या नहीं बाय करना नया आईफोन। न्यूयॉर्क में ड्राइविंग इतनी आसान नहीं है जितनी बाकी अमेरिकन सिटीज़ में है, स्पेशली वेस्ट कोस्ट पे। वहाँ सब कुछ इतना खुला खुला है। न्यूयॉर्क में वही इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, वो तो हमें आदत होती है क्योंकि अगर आप दिल्ली में गाड़ी चला सकते हो आई थिंक फिर तो कहीं भी चला लोगे। बस एक बार डंकिन डोनट रुके हैं एक कॉफ़ी लेने। अब जाने से पहले सिर्फ एक और काम करना है। एक बार जा रहे हैं टाइम स्क्वायर वाले एरिया, क्योंकि वहाँ से मुझे पिक करना है न्यूयॉर्क का बेस्ट पिज़्ज़ा। भाई का पहले ही मैसेज आ गया था कि न्यूयॉर्क से 2 पिज़्ज़ा ज़रूर लेके आई हो, तो पिज़्ज़ा मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, सिर्फ पिक करने हैं। ये रोड इनका ब्रॉडवे एवेन्यू है। ये सारे थिएटर है जो भी ब्रॉडवे शो होते हैं न्यूयॉर्क में, सारे यहीं पे होते हैं। वहाँ हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, अलादीन, वो सामने है जूस पिज़्ज़ा। हमेशा इतनी लंबी लाइन होती है वहाँ पे। एंड गाड़ी की पार्किंग तो कोई दिख नहीं रही, साइड में लगानी पड़ेगी जैसे उस बंदे ने लगाई हुई है। These are some big pizzas. They're huge. Wow. ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए। 3 घंटे 11 मिनट का रास्ता रह गया। एंड यूएस एंड यूरोप में ड्राइव करने की एक बढ़िया चीज़ है कि बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। जबकि अगर मैं आपको किलोमीटर में बताऊं तो 400 माइल का रास्ता था, अराउंड 600-650 किलोमीटर।
तो 650 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत थक जाओगे आप, तो ईज़िली लंबी लंबी रोड ट्रिप्स कर सकते हो। एंड ऊपर से जो सीनरी है इतनी ब्यूटीफुल है, जब से मैं देख रहा हूँ मुझे पता नहीं था कि अपस्टेट न्यूयॉर्क में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। तो बस ये पूरा अपस्टेट क्रॉस करते हुए अब बफलो जाना है, बफलो नायग्रा एयरपोर्ट। तो 4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद अब फाइनली रुके हैं। एक बार पेट्रोल डलवाना है, कुछ पीने के लिए लेना है। पेट्रोल का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ क्या चल रहा है। यहाँ पे ये जो डलवाना होता है, या तो आप 87 डलवा सकते हो या फिर 89। 87 बिल्कुल नॉर्मल वाला होता है एंड इसका प्राइस है $3.9 कह सकते हो आप, $3.9 पर गैलन। अगर मैं आपको रुपीस में बताऊं तो 70-80 रुपये पर लीटर चल रहा है। यहाँ पर फ्यूल डालने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपना कार्ड ऑथराइज़ करो, फिर जितने का भी आप फ्यूल डालोगे उतने पैसे कट जाएंगे आपके कार्ड से। एंड अगर आपको कैश पे करना है तो आप जो सामने ये स्टोर होता है उसके अंदर जाके कैश पे करके आ सकते हो। एंड वहाँ पे मशीन नंबर बता दो, वो उतना ऑन कर देंगे। मैं तो कार्ड से पे कर देता हूँ। $30.50 में फुल हो गई। I'm going to Canada, okay? यस, फाइनली एंट्री कर रहे हैं कनाडा में। एंड जिस जगह पर अभी मैं हूँ ये है इनका रेनबो ब्रिज। अगर आपको यूएस से पैदल क्रॉस करना है कनाडा में तो यहाँ ये रेनबो ब्रिज क्रॉस करना होता है। एंड जहाँ से हमने गाड़ी वापस करी थी वहाँ से ये ब्रिज अराउंड 35 मिनट था, तो वहाँ से हमने ऊबर ले ली। एंड ऊबर मुझे पड़ी $90 की, काफ़ी महंगी थी, बट क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ ले नहीं सकते थे। बट स्टिल अब फाइनली पहुँच गए हैं कनाडा में। अब आगे जाके इमिग्रेशन क्लियर करनी है। एंड कनाडा एंटर करते ही सामने सारे होटल्स एंड कैसीनो है। एंड यहाँ इनका ड्यूटी फ्री, बट लिखा हुआ है आप ड्यूटी फ्री से तभी ख़रीद सकते हो अगर आप यहाँ से ख़रीद के डायरेक्ट यूएस जा रहे हो, और अगर यूएस वाले ड्यूटी फ्री से ख़रीदना था तो वो वहाँ था। एंड आपको नायग्रा फॉल्स भी दिखा देता हूँ कैनेडियन साइड से। एंड रात को भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है नायग्रा फॉल्स। इसके ऊपर तो पूरा एक स्पेसिफिक ब्लॉग बनाऊंगा बाद में जब ढंग से विज़िट करने आऊँगा। एंड इमिग्रेशन पे भी उन्होंने कुछ पूछा नहीं, सिर्फ ये पूछा कितने टाइम तक कनाडा में रहोगे, तो हमने बता दिया कि भाई अभी 1-1.5 महीना पता नहीं है। मैं पिछली बार यहाँ तक नहीं रुका था, फायर वर्क नहीं रुका। तो डेली होते हैं ये फायरवर्क्स? हाँ डेली अच्छा।